हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं। सबसे पहले साइंस क्या होता है। तो साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, जिसके अंदर कुछ फैक्ट जो होते हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब साइंस जो होता है वो किसी एक चीज को स्टडी करता है सिस्टमेटिक तरीके से, और वो चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम लोग को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि कोई दवाई अगर हम लोग ने डेवलप की, तो वो दवाई हमारे बॉडी के ऊपर कितनी इफेक्टिव हो सकती है, वो दवाई का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना। ये सब लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है, और उसके बाद में वो दवाई जो होती है वो लोगों को अवेलेबल करके दी जाती है। तो इसको साइंस बोला जाता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, जो हम लोग को एक पर्टिकुलर फिनोमिनन जो होता है या सिचुएशन जो होता है वो एक्सप्लेन करता है, या उसके बारे में हम लोग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ना ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो साइंस और मैनेजमेंट का रिलेशन एक्सप्लेन करता है, वो पॉइंट्स अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस प्रिंसिपल। इसका मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब हर एक कंट्री के अंदर उसको एक्सेप्ट किया गया है, या सब जगह पे ये प्रिंसिपल जो है एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको न्यूटन ने इन्वेंट किया था, और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको एक्सेप्ट किया गया है। सेम तरीके से मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स है जो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं। ऐसे टोटल 14 प्रिंसिपल जो है हेनरी फ्योल ने फ्रेम किए हैं, और ये 14 प्रिंसिपल्स को सारे वर्ल्ड में, भले ही वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होने दो, छोटा ऑर्गेनाइजेशन या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, सब उसको फॉलो करते हैं। और ये सेम तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने दो या छोटा ऑर्गेनाइजेशन होने दो, कोई भी कंट्री होने दो, सब जगह पे ये 14 प्रिंसिपल जो है वो एक्सेप्टेड है। और ये 14 प्रिंसिपल जो है वो हेनरी फ्योल ने डेवलप किए हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक सुपीरियर होता है मतलब बॉस, एक सबऑर्डिनेट होता है मतलब उसके अंडर काम करने वाले। ये सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है, और ये सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को रिपोर्टिंग करता है कि कितना काम कंप्लीट हुआ है। अगर सपोज एक सबऑर्डिनेट को बहुत सारे सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो ये बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, और वो सबऑर्डिनेट उसी सुपीरियर को रिपोर्टिंग करेगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, ये जो सबऑर्डिनेट है इसके माइंड में कोई भी क्यूओस नहीं होगा, और वो अपने काम को प्रॉपरली कंप्लीट कर पाएगा। पर इसको अगर बहुत सारे लोग ऑर्डर देंगे तो डेफिनेटली वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अभी ये ऐसा प्रिंसिपल है जो सब जगह पे एप्लीकेबल है, भले ही वो यूएस हो या इंडिया हो या दूसरा कोई भी कंट्री होने दो, सब जगह पे ये यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। एक सबऑर्डिनेट को एक ही बॉस जो है वो ऑर्डर देगा और वो उसी को रिपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, इसके लिए मैनेजमेंट को साइंस बोला जाता है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। नाउ साइंस के जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो काफी सारा एक्सपेरिमेंट करके, काफी सारा ऑब्जर्वेशन करके फिर डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि अर्थ गोज अराउंड द सन, मतलब अर्थ जो है वो सन के अराउंड में घूमते रहता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशन करके प्रूव किया गया है। सेम तरीके से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है जो हेनरी फ्योल ने डेवलप किए हैं, तो उन्होंने उसको डेवलप करने से पहले काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया है, काफी सारा ऑब्जर्वेशन किया है। उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन काफी सारे कंपनीज के अंदर उनके एम्प्लॉयज के ऊपर किया है, और ये ऑब्जर्वेशन करके उसके बाद में ही उन्होंने ये प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। जैसे कि फेयर रेम्युनरेशन के वजह से एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। मतलब अगर एम्प्लॉयज को हम लोग प्रॉपर सैलरी पे करेंगे तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है, ऑब्जर्वेशन करके देखा है, उसके बाद में उन्होंने ये बोला है कि फेयर रेम्युनरेशन जो एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से साइंस के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल दोनों भी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने के बाद में ही डेवलप किए हैं। थर्ड पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। ना कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कारण और उसका परिणाम।
ओके, मतलब एक चीज होती है जो कॉज होती है और दूसरी चीज होती है उसका इफेक्ट होता है। जैसे कि मेटल को अगर हम लोग हीट करते या गर्म करते तो वो एक्सपांड होता है या मेल्ट होता है। तो मेटल को हीट करना ये क्या हो गया, कॉज, उसका कारण हो गया। और वो मेटल जो है वो एक्सपांड होता है या मेल्ट होता है, ये उसका क्या है, रिजल्ट है। तो एक कॉज है और एक उसका रिजल्ट है। सेम तरीके से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनमें भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर वर्कर्स को प्रॉपर बोनस पे किया जाएगा, फेयर वेजेस पे किया जाएगा, तो वो हार्ड वर्क करते हैं। पर अगर सपोज उनको प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर बोनस वगैरह पे नहीं किया जाता है या उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे प्रॉपर बोनस देना, प्रॉपर वेजेस पे करना, ये कॉज है। और वर्कर्स हार्डवर्क करते, ये उसका इफेक्ट है। सेम तरीके से जब एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, ये उसका कॉज है। और उसकी वजह से एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है, ये उसका इफेक्ट है। तो जैसे साइंस के प्रिंसिपल के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इसका मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम लोग कभी भी टेस्ट कर सकते हैं, और जब भी उसका टेस्ट करेंगे या जितनी बार भी उसका टेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट जो होता है वो सेम ही होता है। जैसे H2 और O, ये दोनों को मिक्स करने के बाद में हम लोग को वाटर ही मिलने वाला है। तो जितनी भी बार इसको हम लोग मिक्स करेंगे, वो वाटर ही हम लोग को उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो इस तरीके से साइंस का ये जो फॉर्मूला है, इसको मल्टीपल टाइम हम लोग ने टेस्ट किया और मल्टीपल टाइम उसका जो रिजल्ट है वो सेम आया। उसी तरीके से मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, इनको भी हम लोग कभी भी टेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट जो है हमेशा सेम ही आने वाला है ना। इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड में सपोज हमने दो सबऑर्डिनेट लिए। एक सबऑर्डिनेट जिसका एक ही बॉस है, वो उसको ऑर्डर देता है, और दूसरा सबऑर्डिनेट जिसके दो बॉसेस है। ओके, और दोनों भी बॉस उसको ऑर्डर देते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग को पता है कि यहाँ पे जिसका एक बॉस है उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक ही बॉस उसको ऑर्डर दे रहा है और एक ही बॉस को उसको रिपोर्टिंग करना है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। दूसरे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि उसके दो दो बॉसेस है। सो दो बॉस उसको ऑर्डर दे रहे हैं, दोनों को उसको रिपोर्टिंग करना है, तो उसके लिए वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो इस हिसाब से जितनी भी बार हम लोग ये टेस्टिंग करेंगे जहां पे एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस ऑर्डर दे रहा है, तो इसका परफॉर्मेंस हमेशा हम लोग को अच्छा ही दिखने वाला है। और दूसरा जो सबऑर्डिनेट है जिसको दो बॉस ऑर्डर दे रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस जो है वो हम लोग को यहाँ पे अफेक्टेड दिखाई देगा। तो ये जो साइंस के प्रिंसिपल से, इसको हम लोग जितनी भी बार टेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट सेम आएगा। सेम तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हम लोग जितनी भी बार टेस्ट करेंगे उसका सेम रिजल्ट आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनेजमेंट एज अ साइंस। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.